दोस्तों, आज की कहानी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी उस लड़की के साथ ऐसी हरकत करने से। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह सुबह गाय लेकर उस गली से गुजरती तो जोर से आवाज़ लगाती थी, कौन कौन जिंदा है? जो जिंदा है वह उठ जाए, जो मर गया उसका राम नाम सत्य। यकीन करना मुश्किल था कि 20 साल पहले मैं उस कमरे में रहता था, पर बात तो सच थी। साल 1990 से लेकर साल 1993 तक छपरा में पढ़ाई के दौरान मैंने रहने के कई ठिकाने बदले, पर जो लगाव पंडित शिवशंकर के मकान से हुआ वह बहुत हद तक आज भी कायम है। वह खपरौल के छोटे छोटे 8-10 कमरों का लॉज था। उन्हीं में से एक कमरे में मैं रहता था। किराया 70 रुपये से शुरू होकर मेरे वहाँ से हटते हटते 110 रुपये तक पहुँच गया था। यह बात दीगर है कि मैंने कभी समय पर किराया दिया नहीं। पंडित का बस चले तो आज भी सूद समेत मुझसे कुछ उगाही कर ले। एक बार तो पंडित ने मेरे कुछ दोस्तों से कह भी दिया था कि भाई उनसे कहिए कि उल्टा हमसे 2 महीने का किराया ले ले और हमारा मकान खाली कर दे। पंडित का होटल भी था जहाँ 5 रुपए में भरपेट खाने का इंतजाम था। मेरा खाना भी अक्सर वही होता था। पंडिताइन तकरीबन आधा दिन गोबर और मिट्टी में ही लगी रहती। कभी उपले बनाती, कभी मिट्टी के बर्तन। जब खाने जाओ झट से हाथ धोती और चावल परोसने लगती। सच कहूँ उस वक्त बिल्कुल नफरत नहीं होती थी, बल्कि गोबर और मिट्टी की खुशबू से खाने में और स्वाद आ जाता। उनकी एक बेटी थी मालती। साल 1993 में उधर उसकी शादी हुई, इधर मैंने मकान खाली किया। वैसे मालती से मेरा कोई खास नज़दीकी रिश्ता नहीं था, मगर उसने जाने के बाद एक अजीब सा सूनापन नज़र आ रहा था। मन उचाट सा हो गया था, इसलिए मैंने वहाँ से जाने का तय किया। इसके पहले कि दूसरा ठिकाना खोजता, मेरी नौकरी लग गई और मैंने छपरा को अलविदा कह दिया। 20 साल बाद छपरा में एक दिन मैं बारिश में बुरी तरह घिर गया और मेरी मोटरसाइकिल बंद हो गई। सोचा क्यों ना मोटरसाइकिल को पंडित के घर रख दें, कल फिर आकर ले जाएंगे। मैं मोटरसाइकिल को ढकेलते और बारिश में भीगता हुआ वहां पहुंचा। पंडित का होटल अब मिठाई की दुकान में तब्दील हो गया था। पंडिताइन मुझे देखते ही पहचान गई। वे चाय बनाने लगी। मैंने उनसे कहा, आप चाय बनाइए, तब तक मैं अपना कमरा देख कर आता हूँ जहाँ मैं रहता था। मैं पीछे लॉज की ओर गया। सारे कमरे तकरीबन गिर चुके थे। अपने कमरे के दरवाजे को मैं प्यार से सहलाने लगा। तभी मेरा नज़र एक चित्र पर गई, दिल का रेखा चित्र, और बीच में इंग्लिश का एम देखकर यादें ताज़ा हो गई। एक दिन मैंने मालती से कहा था, अबे ओ बौनी नक चढ़ी नाक से बोलने वाली लड़की, तेरा यह कमरा मैं खाली तभी करूँगा जब तू ससुराल चली जाएगी। इस पर मालती बनावटी गुस्से में बोली थी, यह मेरा मकान है, जब चाहे तब निकाल दे, तुम्हें यहाँ लो। और उसने खुरपी से दरवाजे पर दिल का रेखा चित्र बनाया और बीच में यम लिख दिया। मालती का कद काफी छोटा था। लॉज के सारे लड़के उसे बौनी कहते थे, मगर उसके पीछे वे जानते थे कि मालती बड़ी गुस्सैल है, सुन लेगी तो खुरपी चला देगी। पर यह हिम्मत मैंने की। एक दिन उससे कहा, ए 3 फुटिया, जरा अपनी दुकान से चाय ला कर तो दे। उसने भी पलट कर कहा था, चाय नहीं जहर ला कर दूंगी भालू। हमारे नहाने का कार्यक्रम खुले में होता था, नल के नीचे, और मालती ने बालों से भरा मेरा बदन देख लिया था, इसलिए वह मुझे भालू कहती थी। मैं समझ गया कि उसे बुरा नहीं लगा था। कुछ मस्ती मैं कर रहा था, कुछ वह। फिर तो मस्ती का सिलसिला चल पड़ा। पंडित के घर के पिछले हिस्से में लॉज था, अगले हिस्से में वे रहते थे। बीच में एक पतली गली थी। मालती हम लोगों के लिए अलार्म का काम भी करती थी। सुबह सुबह गाय लेकर उस गली से गुजरती तो जोर से आवाज़ लगाती थी, कौन कौन जिंदा है? जो जिंदा है
वह उठ जाए। जो मर गया उसका राम नाम सत्य। मैं जानता था कि मरने वाली बात वह मेरे लिए बोलती थी, क्योंकि मैं सुबह देर तक सोता था। खैर, उसके इसी डायलॉग से मेरी नींद खुलती थी। फिर भी कभी अगर नींद नहीं खुलती तो मर्टन कॉफ़ी चलाकर मारती। उन दिनों बिहार में मर्टन टॉफ़ी का खूब प्रचलन था। पंडित की एक राशन की दुकान भी थी, जहां उनका बेटा यानी मालती का बड़ा भाई बैठता था। उस समय मैं महज 19 साल का था। इतनी समझ नहीं थी। मैंने मालती की राशन की दुकान का भरपूर फायदा उठाया। जब कभी वह गली से गुजरती, मैं अपने आप से ही जोर जोर से कहता, यार चॉकलेट ख़त्म हो गया, पैसे भी नहीं हैं। मालती बहुत अच्छी लड़की है, उससे कह दो तो चॉकलेट क्या पूरी दुकान ला कर दे दे। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद दरवाजे पर कोलगेट पड़ा मिलता। फिर तो कभी साबुन, कभी कभी चीनी, कभी कुछ। मैं अपनी जुगत से हासिल करने लगा। एक दिन मालती गली में टकरा गई। वह बोली, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? दिन रात जो तारीफ करते हो, क्या सचमुच मैं उतनी अच्छी और सुंदर हूँ? मैंने उससे मुस्कुराकर कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो। सिर्फ थोड़ा कद छोटा है, नाक थोड़ी टेढ़ी है, दांत खुरपी जैसे हैं और गर्दन कबूतर जैसी। बाकी कोई कमी नहीं। स्वर्गवास सुंदरी हो। वह लपकी, तुम किसी दिन मेरी खुरपी से कटोगे। अब खा लेना मर्टन टॉफ़ी। शरारतों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन उसका रिश्ता आया। बाद में पता चला कि लड़के वालों ने उसे नापसंद कर दिया। यह मालती के लिए सदमे जैसा था। कई दिनों तक वह घर से नहीं निकली, और जब निकली तो बदल चुकी थी। वह चंचल लड़की अब मूक गुड़िया बन चुकी थी। एक दिन मैंने उसे गली में घेर लिया और पूछा, तू आजकल इतनी शांत कैसे हो गई? वह बोली, तुम झूठे हो, कहते थे कि मालती सुंदर है, पर लड़के वाले रिजेक्ट करके चले गए। मैंने उसे समझाया, धत पगली, वह लड़का ही तेरे लायक नहीं था, तेरे नसीब में तो कोई राजकुमार है। वह भोली भाली मालती फिर से मेरी बातों का यकीन कर बैठी। अब फिर वह पहले की तरह चाहने लगी और कुछ दिनों बाद सचमुच उसकी शादी तय हो गई। उसने मुझसे पूछा, तुम मेरी शादी में आओगे ना? मैंने चिरपरिचित अंदाज में जवाब दिया, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, मैं तेरी शादी में ज़रूर अटेंड करूँगा। उसकी शादी हो गई। संयोग देखिए, जिस दिन शादी थी उसी दिन मेरा पटना में इम्तहान था। मैं शादी अटेंड नहीं कर सका। मालती चली गई थी अपने साथ सारी ऊर्जा लेकर। मालती के जाने के बाद कुछ खाली खाली सा लगने लगा था। समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, वो कहाँ चली गई ऊर्जा। ऐसा कब तक चल सकता था? कुछ दिनों बाद मैंने भी वह कमरा खाली कर दिया। मैं अपनी यादों से लौट आया। पंडिताइन की चाय तैयार थी। मैं चाय पी ही रहा था कि पंडित जी भी आ गए। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, मालती कैसी है? आजकल वे कहाँ रहती है? तब पंडिताइन ने डबडबाई आंखों से बताया, मालती वहाँ अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कांपती आवाज़ में मैंने पूछा, कब हुआ यह सब? पंडिताइन ने आंखें पोंछते हुए कहा, शादी के 2 साल बाद ही, डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों। ओह! तब मैंने सोचा कि कितना बदनसीब हूँ मैं, एक लड़की जो मुझे बेइंतहा चाहती थी। न मैं उसकी शादी में शामिल हो सका और न ही जनाजे में। और तो और उसकी मौत की खबर भी मिली उसके मरने के इतने साल बाद।